So hello students, good evening and welcome to बड़ा क्लास. दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटोर एंड योर गाइड. और देखिए हम लोगों ने साइंस का चैप्टर क्लास 9 का स्टार्ट किया था. तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स कवर कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास में जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, उससे रिलेटेड पहले मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट रिवाइज करा देता हूँ. उसके आगे आज ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने मैटर का डेफिनेशन बताया था. और मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? ओके, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास. अच्छा, बहुत बच्चे मास की जगह पे वेट भी बोल देते हैं. दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों अलग है ना? क्या डिफरेंस होता है मास और वेट के अंदर? मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? यस, लेट मी नो. मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वेट में नहीं होता है. ओके, नहीं, आप उल्टा बता रहे हैं. होता क्या है, मास के अंदर जो होता है ना, मास हमारा कांस्टेंट होता है. जो वेट होता है ये हमारा वेरिएबल होता है. अभी जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, ठीक है, तो अर्थ पे हमारा जो वेट होता है, वेट हो जाता है मास इनटू ग्रेविटी. डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी. तो अगर हम लोग अर्थ पे हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, यही वेट जब आप मून पे जाइएगा ना तो वहां पे ग्रेविटी 1/6 हो जाता है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा. लेकिन मास कांस्टेंट रहता है, मास डिफर नहीं करता है. ओके. तो हमें अगर मैटर का डेफिनेशन बताना है तो हमें ये बोलना होगा एनीथिंग दैट हैज मास. वेट बोलेंगे तो ठीक है, यहाँ के सराउंडिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन अगर आप मतलब उसको कंप्लीट प्रॉपर डेफिनेशन बताना है तो एनीथिंग दैट हैज मास नॉट वेट. ओके. एंड ऑक्युपाइज स्पेस. चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था. फिर हम लोगों ने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. इसके अंदर हम लोगों ने देखा था पार्टिकुलेट नेचर. पार्टिकुलेट नेचर क्या था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम. इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. कोई भी पार्टिकल्स जो होता है उसके बीच में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. ठीक है. फिर हम लोगों ने देखा था कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, मतलब लगातार पार्टिकल्स क्या हो रहा है? चल रहा है. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने देखा था अट्रैक्टिव फोर्स. तो किसी भी पार्टिकल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है वो देख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने पता ये डिराइव किया था कि हम कैसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स कितना, मैटर जो होता है, पार्टिकल्स जो होता है वो कितना छोटा होता है. तो इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ना, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट. और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट को, थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट अगर एक ग्लास में डालते हैं और फिर उसके बाद उसमें से हम थोड़ा पानी निकाल लेते हैं और फिर साफ पानी उसके अंदर डालते हैं, और इस प्रोसेस को अगर हम 5, 10, 15 टाइम्स भी रिपीट कर देना, उसके बाद भी हमें क्या दिखेगा कि वो हल्का सा पर्पल या पिंकिश कलर दिखेगा. इट मीन्स कि छोटे से पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है. तो कहीं कुछ पार्टिकल्स इधर उधर जो होगा ना, उसके कारण हमें कलर क्या दिखता है? पिंक या पर्पल दिखता है. तो ये हम लोगों ने देखा था. इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपको एक ग्लास लेना है और उस ग्लास में आपको क्या करना है? सॉल्ट घोल लेना है या फिर शुगर. और फिर अगर आप देखेंगे कि अगर आप शुगर या सॉल्ट डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? उसका जो वाटर का जो लेवल है वो सेम रहेगा. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने एक और भी एग्जाम्पल लिया था टी का. ठीक है. फिर कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो इसके अंदर हम लोगों ने लिया था एक, जैसे हम लोग घर में अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती अगर हम लोग यहाँ पे जलाएं तो दूसरे रूम में भी स्मेल आता है. तो ये क्या बता रहा है कि देयर इज कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. तो ज्यादा मूवमेंट किसमें देखने को मिलेगा? गैस के अंदर. ठीक है. इसी तरीके से इंक इन वाटर. फिर इसका टेम्परेचर इफेक्ट. तो जैसे जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डिफ्यूजन का रेट फास्टर होता है. और फिर हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
यस, ऐसा कोई भी एनर्जी जो मोशन के लिए हेल्प करता है वैसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट देखा था। डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, यस। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा बहुत फास्ट होगा। तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होगा, और डिफ्यूजन का मतलब ही होता है इंटरमिक्सिंग, अब यहाँ का एक पार्टिकल यहाँ का एक पार्टिकल है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपस में सब बहुत फास्टली इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा बढ़ता है। फिर हम लोगों ने देखा था अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन। तो जो सॉलिड होता है, अच्छा ये सॉलिड है, ठीक है ना, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इतना इजीली, हमने फोर्स लगाया टूटा नहीं, ठीक है। हम कोई छोटा सा चीज ले लेते हैं, अगर उसमें हम कोई मतलब कैसे कुछ बहुत इजी सा, मतलब ऐसा जैसे अभी क्या ले यहाँ पे, चलिए तो पहले हम लोग सॉलिड में देखते हैं। तो जो सॉलिड होता है, तो जिसके अंदर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे वीक होता चला जाता है वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाता है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है एक्टिविटी लाइक ब्रेकिंग एन आयरन नेल वर्सेस अ पीस ऑफ चौक, एक चौक होगा उसको हम लोग ऐसे करेंगे आराम से टूट जाएगा, लेकिन आयरन नेल को आप तोड़ के दिखाइए, तो आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हाई होगा या फिर चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हाई होगा, यस। जो जितना टफ होगा ब्रेक करना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई होगा। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास के अंदर, तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस याद होंगे। इसमें हम लोगों ने ये देखा था ना, हॉट, जैसे घर में अगर खाना बनता है तो जो टेस्टी खाना बनता है तो वो जब खाना चूल्हा पे रहता है उस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि क्या खाना बन रहा है, क्यों ऐसा होता है, यस, वंडरफुल, बिकॉज द हीट इज बीइंग, यस। तो हीट अगर हम कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो फूड है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो एरोमा है, एरोमा जो वेपर है, तो उसमें वेपर क्या हो रहा है, जो वेपर है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो रहा है, फास्टर हो रहा है, और वो जल्दी 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 पूरे कमरे में क्या हो जाता है, किचन में और घर में सब फैलने लगता है। तो इसलिए हमें गर्म खाना में जल्दी से खुशबू आता है, ठंडे खाना में नहीं आता है, ठीक है। फिर अ डाइवर कटिंग थ्रू वाटर सोज, ये तो ये क्वेश्चन है ना तो हम लोगों ने किया था, यस। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट, उसके अंदर फिर हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर्स में सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सॉलिड होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, ठीक है, डेफिनिट होता है। जैसे ये शेप और वॉल्यूम ये है, अभी ये यहाँ पे है, इसको हमने इस हाथ में डाला, इसको हमने अपने पॉकेट में डाला, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसका शेप क्या है, सेम है, शेप चेंज हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई हम लिक्विड लेके आए तो उसको अगर हम ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, और गैस उसका तो कोई शेप ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये लास्ट क्लास का मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ। फिर हम लोगों ने देखा था द सॉलिड स्टेट, इसका कुछ की प्रॉपर्टीज था, ठीक है ना, डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम विथ नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या हम सॉलिड को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कॉम्प्रेस करना उतना ईजी होगा कि टफ होगा, उतना टफ होगा, वेल डन। रिजिड स्ट्रक्चर दैट मेंटेन शेप अंडर फोर्सेस, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, तो ये रिजिड होता है। जैसे कोई इंसान होता है ना जो रिजिड होता है, आप उसको कितना भी समझा लीजिए आपकी बात नहीं मानता है, होता है ना,
कोई इंसान ऐसा रिजिड होता है ना, तो ऐसे सॉलिड कैसा है उसी इंसान की तरह है, आप इसको कितना भी तोड़ने का कोशिश करिए, घुमाने का कोशिश करिए, ये अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। तो जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना उतना रिजिड होता है। यस, particles are tightly packed with strong forces of attraction. Particle can only vibrate at their fixed position. जो पार्टिकल्स होता है ये सिर्फ अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करता है, इसलिए इसका ये नहीं है कि अगर हमने ये पेन रखा तो ये पेन दूसरे रूम में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे अगरबत्ती जलाया तो ये दूसरे रूम में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स क्या होता है, रैंडमली मूव कर रहा होता है। फिर एक स्पेशल केस हम लोगों ने देखा था रबर बैंड का, और शुगर एंड साल्ट क्रिस्टल्स का, और स्पॉन्ज का। तो मैंने यहाँ पे तीनों एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लिक्विड वाला पार्ट भी कवर कर लिया था, डिफ्यूजन इन लिक्विड भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये लिक्विड वाला पार्ट ये क्लियर हो गया था ना, जहाँ पे मैंने बताया था कि एक्वेटिक एनिमल जैसे मछली वगैरह पानी में क्यों सांस ले पाती है। डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। तो वहां पे क्या होता है कि लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 जैसे चीजें वहां पे मिलती है, इस कारण से जो फिश होता है वो सांस ले पाता है, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। दिस डिमॉन्स्ट्रेट हाउ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स कैन इंटरेक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये हम लोगों ने शायद यहां तक कर लिया था। फिर गैसियस स्टेट भी हम लोगों ने किया था, नहीं किया था, अब गैसियस स्टेट को करते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट, तो गैस जो होता है वो हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। क्या गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल गैस को कॉम्प्रेस करने का एयर। अच्छा, मैंने एग्जांपल पूछा, गैस को वी कैन, तो वी कैन वेव आवर हैंड इन एयर। ये आपको हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी बता रहा है या फिर ये बता रहा है कि जो एयर है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं, दैट्स व्हाई वी कैन वेव आवर हैंड इन एयर इजीली। मैंने पूछा कॉम्प्रेसिबिलिटी का। अगर जैसे हम अपने हाथ को, हाँ, यस, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका नाम ही है कॉम्प्रेस्ड, मतलब हमने गैस को क्या किया है, कॉम्प्रेस कर दिया है। यस, हमने गैस को कॉम्प्रेस कर दिया है। तो गैसेस कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, क्यों कॉम्प्रेस हो रहा है, क्यों कॉम्प्रेस हो रहा है? जैसे मान लेते हैं ये सब हमारा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, यस, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये अब पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्पेस है, तो हम इसको कॉम्प्रेस करना चाहेंगे तो ये कॉम्प्रेस हो गया, हो गया, और कॉम्प्रेस करना चाहे हो गया। तो क्या हो रहा है ना कि जब तक स्पेस है तब तक आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं रहेगा तो आप उसको कैसे कॉम्प्रेस करिएगा। और पार्टिकल्स के बीच में जितना कम स्पेस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा स्पेस तो उतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है ना, जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, दूर दूर होता है। तो दूर दूर होता है तो हम उनको कॉम्बाइन करके क्या करते हैं, पास लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। रैपिड डिफ्यूजन, रैपिड मतलब बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ पे बहुत फास्ट डिफ्यूजन होता है। तो गैस पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है।
जो पार्टिकल्स दूर दूर है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से इंटरमिक्स होने के लिए रेडी रहते हैं, अलाउइंग देम टू डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू अदर गैसेस। क्या इसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम होता है? कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। अच्छा, क्या गैस जो है वो वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है? कैसे, हाउ कैन यू क्लेम दैट कि गैस? यस, इट बर्स्ट ड्यू टू प्रेशर। चलिए देखते हैं। अगर जैसे ये हमारा एक ग्लास है, एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग गैस को फिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस फिल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि गैस का जो पार्टिकल्स है वो तो रैंडमली, जैसे अगर हम लिक्विड फिल करते हैं तो लिक्विड क्या होगा, यहाँ तक जितना हम लिक्विड फिल करेंगे उतना फिल हो जाएगा, लेकिन जब हम गैस के पार्टिकल्स को फिल करते हैं तो गैस तो रैंडमली मूव करता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ये रैंडम मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल्स अब इधर मूव करना चाहेगा, ये इधर, 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 ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जो वॉल है उस पर क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है ना। अगर हम बार बार, जैसे इस ये बोर्ड है, हम बार बार इस बोर्ड पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। इसी तरीके से जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो इस वॉल है, इस वॉल पे क्या कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बलून। ठीक है, तो रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल कॉजेज देम टू हिट कंटेनर वॉल्स क्रिएटिंग प्रेशर। जैसे होता है ना, लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट सपोज जब स्कूल की छुट्टी होती है और सुबह जब असेंबली हो रहा होता है, असेंबली के समय में जो बच्चे जो होते हैं ना वो एकदम बिल्कुल क्या होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ठीक है ना, एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम पे आ गए हैं, टाइम से एकदम डिसिप्लिन में एक लाइन में खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब छुट्टी होता है तो क्या होता है, बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो उस समय बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो क्या कर रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, होता है ना। स्कूल मैनेजमेंट पे प्रेशर होता है ना, कि वो छुट्टी के समय में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनकी भी एक्स्ट्रा वहाँ पे गार्डिंग वगैरह लग जाती है। क्यों लगती है? बस तो उस टाइम पे छुट्टी के समय जो बच्चे होते हैं ना वो कैसे बिहेव करते हैं, गैस की तरह, और वो क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। गॉट इट? नाउ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गैस प्रॉपर्टीज। तो एक कॉम्प्रेस्ड गैस, जैसे आप देख सकते हैं एलपीजी, आप देख सकते हैं जैसे ये कार में हम लोग क्या डालते हैं, सीएनजी, एरोमा डिफ्यूजन, ये मैंने बताया ना, घर में जो मस्त खाना बन रहा है, क्या मस्त खुशबू आ रहा है इस खाने से। द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड रीचेज अस क्विकली बिकॉज गैस पार्टिकल्स डिफ्यूज रैपिडली थ्रू एयर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द हाई रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन। ओके, चलिए ये हम लोगों ने ये कर लिया। फिर ये एक टेबल है, इस टेबल से बहुत कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम सॉलिड के प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड का शेप कैसा होता है, डेफिनिट शेप होता है। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब आप जिसको जहां भी रखेंगे उसको उतना ही वॉल्यूम, उतना ही कैपेसिटी वो होल्ड कर रहा होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसा होता है, ये सॉलिड है, इसको कॉम्प्रेस करके देखिए, कॉम्प्रेस होगा तो कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसा हो गया, नेग्लिजिबल। ठीक है, अब जैसे ये भी सॉलिड है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्रेस हो सकता है, थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नेग्लिजिबल। पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स कैसे, तो एकदम बिल्कुल एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना, एक लाइन में पार्टिकल अरेंज्ड होते हैं, तो ऑर्डर्ड होते हैं और एकदम साथ साथ होते हैं। पार्टिकल का मूवमेंट, तो ये सिर्फ वाइब्रेट करता है, अपने ही पोजीशन पे क्या हो रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है।
लेकिन अगर हम यही चीज लिक्विड के अंदर बात, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक और भी बचा ना, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, तो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब यही चीज अगर हम लिक्विड के अंदर बात करें तो शेप, तो जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। अब जैसे अगर 1 लीटर अगर हमारे पास वाटर है, तो आप अगर इस एक बकेट में डालें तो भी ये 1 लीटर ही होगा, अगर आप एक जग में डालें तो भी वो 1 लीटर ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी तो थोड़ा लिटिल, क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर से होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो वेरी लिटिल, ठीक है। पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, तो लिक्विड जैसा सॉलिड जैसा तो नहीं होता है, लेस ऑर्डर्ड होता है लेकिन क्लोज होता है। पार्टिकल मूवमेंट कैसा होता है, तो ये सिर्फ वाइब्रेट करता है, ये क्या करता है, स्लाइड भी करता है, तो इसका स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इसका क्या होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। जैसे अगर हम पानी को डालेंगे तो पानी कैसे होता है, स्लाइड कर जाता है ना, ये होता है इसका स्लाइडिंग मूवमेंट। और फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स कैसा होता है, तो इंटरमीडिएट होता है। अब अगर हम बात करें गैस की, तो ये गैस जिस भी कंटेनर में डाला, जैसे अगर 1 kg हमने गैस डाला, तो अगर हमने इस कंटेनर में डाला तो ये पूरा 1 kg कंटेनर बन जाएगा। अगर हमने ये छोटे कंटेनर में भी डाला तो भी ये पूरा कंटेनर 1 kg गैस इसके अंदर होल्ड कर लेगा। लेकिन लिक्विड के साथ ये चीज नहीं होता है, तो ये क्या होता है, टेक्स कंटेनर वॉल्यूम। कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत हाई होता है, तभी तो हम लोग CNG LPG सब यूज कर पाते हैं। पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है, तो बस छुट्टी के समय कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो क्या हो गया, रैंडम एंड आर फार अपार्ट, रैंडम एंड आर फार अपार्ट। पार्टिकल मूवमेंट कैसा है, तो ये भी रैंडम और बहुत रैपिड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, तो बिल्कुल कमजोर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बिल्कुल कमजोर होता है। अब हमें ओके, ये क्वेश्चन भी तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था ना, यस, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। यही आंसर अभी आप दे रहे थे ना, व्हाई कैन वी मूव आवर हैंड थ्रू थ्रू एयर बट नॉट थ्रू वुड, क्योंकि एयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विथ वीक फोर्सेस। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि आइस जो है वो पानी पे क्यों तैरता है, कभी बर्फ को पानी पे तैरते हुए देखे हैं, यस, ऑब्वियस सी बात है ना। आप गर्मी में ठंडे पानी पीते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, आइस क्यूब डाल देते हैं, तो आइस क्यूब ऊपर ही तैर रहा होता है ना। कोल्ड ड्रिंक्स पे देखिए तैरता है ना। तो ये तो मैंने करा दिया था। अब हमें यहां से इसको स्टार्ट करना है, चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर मतलब क्या है, कि हमने सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, गैस में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में। गैस को किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया, गैस में। और गैस को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टेट चेंज करते हैं। तो इन सब का नाम बता सकते हैं, कि अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अभी मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, वन बाय वन सारा एक्सप्लेन। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, हाई होता है कि लो होता है, लो, क्योंकि वो तो एक ही जगह पे है, रैंडमली मूव तो कर नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, लो होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, हाई होता है। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, सॉलिड से कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, तो सॉलिड से कम होता है, ठीक है। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होता है। और गैस के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है।
तो यही तो दो चीज है ना, यही दो चीज है ना, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मतलब सर अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब क्या है कि पार्टिकल बिल्कुल पास 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 पार्टिकल है, ठीक है ना। अगर हमको इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें इस पार्टिकल्स को क्या करना है, दूर दूर बनाना है, दूर दूर बनाना है ना, ठीक है। अब ये पास पास में जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल को हमें दूर दूर में बनाना है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पास पास में पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें क्या करना है, पहले उनके अट्रैक्शन को खत्म करना है, तभी तो उनके बीच में दूरी बना पाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, उनके बीच के अट्रैक्शन को खत्म करना है, इसको तोड़ना है, इसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के लिए हमने किसी को बुलाया कि भाई आ जाओ और इसके बीच की दूरी को बढ़ाना है। तो इसके अट्रैक्शन को हम कैसे तोड़े, तो कौन आएगा तोड़ने के लिए, टेम्परेचर। कौन आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ये बार बार क्या होगा, दूर जाना चाहेगा। जैसे जैसे ये दूर जाना चाहेगा तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, धीरे 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 जैसे ये ब्रेक होता चला जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, अच्छा डिक्रीज बोला, ओके ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा होगा, वो सॉलिड किस में कन्वर्ट में हो रहा होगा। तो अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करता है। यस, अब सेम हमें लिक्विड से गैस में करना है, तो हमने फिर क्या बोला, टेम्परेचर को बुला लिया कि भाई आ जाओ। टेम्परेचर आया, टेम्परेचर ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो और क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो होता है वो किस में मेल्ट होता है, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हम और आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, यस हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हम उस मिनिमम टेम्परेचर को ढूंढते हैं जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो मेल्टिंग के समय में क्या होता है, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स क्या होता है, गेन एनफ एनर्जी। पार्टिकल को क्या मिलता है, जैसे पार्टिकल अभी धीरे 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 धीरे, आप ना साइकिल धीरे 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 साइकिल चला रहे हैं, और मैंने क्या किया, आके पीछे से धक्का लगा दिया, तो आप बहुत फास्ट भागेंगे कि नहीं भागेंगे, यस। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो धीरे धीरे, क्योंकि पार्टिकल्स जो होता है तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में होता ही है, तो धीरे 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 वो चल रहा है। कोई आया पीछे से धक्का लगा दिया, तो क्या हुआ कि उसको ज्यादा एनर्जी मिल गया, और जैसे ज्यादा एनर्जी मिला और तेजी से भागेगा, तो जैसे ही वो तेजी से भागा तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, टूट गया, और इस कारण से क्या हो गया कि वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग वो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो heat is being added as the energy is used to break bonds between particles। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है, जैसे
यस, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कहाँ पे यूज हो जा रहा है, वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी कहाँ पे यूज हो रहा है, latent heat. Okay, now comes the real definition, latent heat of fusion. अब ये latent heat of fusion क्या होता है, I just want to know latent heat of fusion होता क्या है। heat heat is not provided, heat is being provided। हाँ, ओके, ठीक है, गुड। लेटेंट का मतलब जो होता है ना वो हिडन भी होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक आइस है, ठीक है, एक आइस क्यूब है। अब ये आइस बहुत ठंडा होगा, -15 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा। इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया कि सीधी सी बात है, हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाके रख दिए। हमने इस आइस को क्या किया, रूम टेम्परेचर पे लाके रख दिया। तो रूम टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, लगभग 25, 30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो आइस होगा ये क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर में। तो जब तक ये -15 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये अभी भी किस में रहेगा, यही सॉलिड स्टेट में रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी ये आइस है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, वाटर में, ठीक है, ये वाटर में ये कन्वर्ट होने लगा। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर हमने वाटर का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए मेजर किया तो वाटर भी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस का है, और जो आइस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस का है। लेकिन हम हीट तो लगातार दे रहे हैं, तो जैसे हम पहले हीट दे रहे थे तो -15 से -10 आया, -10 से -5 आया, फिर 0 डिग्री आया। अभी भी तो हम हीट लगातार दे रहे हैं, तो ये इसका जो टेम्परेचर है आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर का भी टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब जो हम हीट दे रहे हैं ना इसको, ये हीट क्या हो रहा है कि अब ये हीट इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में जा रहा है। तो उसको ब्रेक करने में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पहले भी है और अभी भी किसमें है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपने घर में कोई बाउल लिया, उसके अंदर पूरा आइस क्यूब डाल दीजिए, तो बहुत देर के बाद नहीं, थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि जिस टाइम पे आइस क्यूब पूरी तरीके से पिघल जाएगा ना, या फिर थोड़ा सा आइस क्यूब बचा रहेगा, लगभग पिघल जाएगा, उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि वो जो पानी होता है ना वो उतना ही ठंडा होता है जितना बर्फ होता है। तो पानी और बर्फ दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे है, तो ये इसलिए है क्योंकि जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि अब जैसे ही अब इसके बाद ये क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट पे ये आ गया। अब जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा और इसको अगर टेम्परेचर मिल रहा है तो क्या होगा, इसके बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर रिड्यूस हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट तो हो गया लेकिन टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहा क्योंकि हम इसको टेम्परेचर दे तो रहे थे, इसको हम हीट दे तो रहे थे, लेकिन ये हीट कहां चला गया, ये छुपा हुआ हीट है, ये हीट हमें दिखाई नहीं, ये हीट हमें दिखाई नहीं। इसीलिए हम लैटेंट हीट को क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिडन हीट, क्योंकि ये छुपा हुआ है, ये हमें पता ही नहीं चला कि हमने दिया तो, लेकिन दिखा नहीं, तो ये कहाँ गया, तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में चला गया। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब समझ में आया क्या होता है, लैटेंट हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन हीट, छुपा हुआ हीट। तो वो हीट कहाँ गया,
तो यह तो सर वो हीट तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चला गया। गॉट इट। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पे जो हीट की रिक्वायरमेंट है उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस and water at 0 degree Celsius have different energy level. The water contains additional latent heat. water के पास क्या होता है? additional latent heat होता है। ओके अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट, यस, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ओके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो वैसा टेम्परेचर जिस पे अब लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगता है? गैस के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। तो अगेन हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा फिर वो क्या होगा? और दूर दूर भागना शुरू करेगा। तो जैसे वो और दूर दूर भागना शुरू करेगा तो अब लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पार्टिकल्स थ्रू आउट द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली चेंजिंग इनटू गैस। bulk phenomena. So boiling occurs throughout the liquid, not just at the surface with bubbles forming within the liquid. अच्छा यहाँ पे एट द सरफेस, अभी हम लोग थोड़ी देर में इस कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे कि एट द सरफेस यहाँ पे क्यों लिखा गया है, नॉट जस्ट एट द सरफेस। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस को हम 373 केल्विन के बराबर भी कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो जाता है? 273.15 केल्विन। मतलब अगर एग्जैक्ट देखा जाए ना तो 273.15, तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 100 और ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। तो अब सर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो अगेन सेम, कि जब हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया बॉइलिंग पॉइंट पे, तो यहाँ पे अभी पानी है, ठीक है, और इस पानी का जो टेम्परेचर है ये कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो पानी जो वेपर में कन्वर्ट हुआ ना, वेपर में, इस वेपर का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। सर ये कैसे संभव है कि पानी का भी टेम्परेचर 100 और वेपर का भी टेम्परेचर 100, जबकि हम लोग तो लगातार इसको हीट दे रहे हैं? तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इसलिए पॉसिबल है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो ये जो हीट जो है ये इसके स्टेट को कन्वर्ट करने में जा रहा है। मतलब इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये ब्रेक करने में जा रहा है हीट। इसी हीट को हम क्या बोलते हैं? latent heat of vaporization। latent heat of vaporization। So the latent heat of vaporization for water is significantly higher than its latent heat of fusion। ठीक है, indicating that more energy is required to completely separate water molecules into gaseous state than to merely loosen them in the liquid state। Now we come to the question, convert 300 Kelvin to Celsius scale। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट। जीरो 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें 27 ऐड कर देंगे
तो ये कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस ही तो है, 27 डिग्री सेल्सियस ही तो है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? यस, अभी मैंने बताया ना 100 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम है, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड में भी रहता है और ये गैस में भी रहता है। व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट्स? यस, हीट इज यूज्ड टू ओवरकम फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, और यही हीट तो है लेटेंट हीट। अब अगर वेपराइजेशन की बात होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और अगर फ्यूजन की बात होगी सॉलिड से लिक्विड में तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, गुड, फाइन। अब सर ये सब्लिमेशन किस चिड़िया का नाम है? सब्लिमेशन क्या होता है? तो हम लोगों ने अभी देखा कि हमने सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया, लिक्विड से गैस कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट फिर लिक्विड से गैस कन्वर्जन की जगह अगर हम बोले कि सर हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और अगर उल्टा हो गया, गैस से सॉलिड करना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। पोजिशन। तो सर सब्लिमेशन क्या है? आप हर दिन अपने घर में देखते हैं, एक एग्जांपल जैसे कपूर, कपूर कपूर किस स्टेट में दिखता है? कपूर कैसा होता है? सॉलिड। कपूर को आप रख दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिए वो पानी में कन्वर्ट होगा? नहीं, वो उड़ जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। तो कैम्फर दैट इज कपूर, नेपथलीन बॉल्स जिसको मोथ बॉल्स भी बोलते हैं, देखते हैं ना कि जो कपड़े वपड़े होते हैं उसमें नेपथलीन बॉल्स डाल दिया जाता है। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस, जानते हैं ड्राई आइस क्या होता है? क्या होता है ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? हाँ, तो उसमें क्या करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन। इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा, यस यस, अभी यही देखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर जो बोलता है, प्रेशर बोलता है कि भैया हम टेम्परेचर के ठीक उल्टा है, टेम्परेचर का ठीक उल्टा क्या है? प्रेशर। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि काइनेटिक एनर्जी बढ़े। अब अब प्रेशर से पूछा गया कि भाई आपको हम बढ़ाएं कि घटाएं, तो प्रेशर क्या बोलेगा? टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हम घटेंगे, प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो जब हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है? प्रेशर को घटाना है। आप ऐसे भी सोचिए कि अगर कोई सॉलिड है मतलब वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट है, तो अगर हम इसके प्रेशर को घटाएंगे, प्रेशर को घटाएंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा पार्टिकल दूर दूर जाएगा। तो जब ये पार्टिकल थोड़ा दूर दूर जाएगा तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और प्रेशर घटाएंगे तो ये पार्टिकल और दूर दूर जाएगा, तो पार्टिकल जितना दूर जाएगा उतना किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो प्रेशर घटाना होगा, लिक्विड से गैस में जाना है तो प्रेशर और घटाना होगा। गॉट इट? ठीक है, चलिए। तो इंक्रीजिंग प्रेशर पुशेस पार्टिकल क्लोजर टुगेदर, potentially changing the state of matter. Gases can be liquefied by applying pressure and reducing temperature. This principle is used in storing gases like LPG and CNG in a compressed form. तो LPG और CNG कैसे होता है? टेम्परेचर उसका घटाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उस गैस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विड में। यस, देखा है आपने कभी? आप सिलेंडर जो है ना उसको कभी ऐसे हिला के देखिएगा, अगर वो मतलब आधा सिलेंडर होगा ना, पूरा भरा होगा तो नहीं पता चलेगा, अगर वो आधा सिलेंडर होगा ना तो ऐसे ऐसे लगेगा कि कुछ उसके अंदर कुछ हिल रहा है। तो गैस कैसे हिल सकता है? गैस कैसे हिल सकता है? देखा है कभी? नहीं देखा है? ओके। अरे आजकल तो बहुत सारा वो भी सिलेंडर आता है ना उस तरीके का जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर दिखता है कि अंदर में ब्लू कलर का ये लिक्विड टाइप है।
चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये ड्राई आइस क्या होता है सर, ये ड्राई आइस क्या होता है? तो देखिए हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है? और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हाट आर यू डूइंग, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर से हल्का होता है या भारी होता है? मतलब सॉरी, ऑक्सीजन से हल्का होता है या भारी होता है? अच्छा, CO2 को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? हाँ, क्यों होता है CO2? क्योंकि जब जब फायर लगता है, आग लगता है ना, तो क्या होता है कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन उसको मिलता जाएगा ना सरफेस पे, तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबसन। ऑक्सीजन क्या करता है? कंबसन में हेल्प करता है। तो उसको जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा ना, उतना फास्ट आग फैलता जाता है, ठीक है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, जो आजकल तो नहीं दिखता है, घर में जो लैंप हुआ करता था, पहले के टाइम पे जो लैंप हुआ करता था, ये किस तरीके का लैंप मैंने बनाया है? बिल्कुल लैंप नहीं दिख रहा। लैंप देखा है कभी? देखा है आपने? तो घर में पहले ये एक तरीके का ऐसा लैंप हुआ करता था। अगर जैसे यहाँ पे क्या होता था, ऊपर यहाँ पे खुला है, ठीक है ना, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है और ये लैंप जल रहा है। आप इसके ऊपर कॉपी डाल दीजिए, क्योंकि बचपन में ऐसा हम लोग क्या करते थे, कॉपी डाल दीजिए। जैसे ही कॉपी डालते थे तो क्या होता था कि ये अचानक से बुझ जाता था। क्यों ये बंद हो जाता था? क्यों? क्योंकि क्या किया हम लोगों ने, ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ CO2 फिल हो जाता था, तो इस कारण से क्या होता था, ये बुझ जाता था। तो यही चीज होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग CO2 का यूज करते हैं। अब CO2 आप ऐसे तो रख नहीं सकते हैं कि आपने घर में लाया कलेक्ट करके रख लिया। तो आप CO2 को रखने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग CO2 को सॉलिड फॉर्म में रखने का कोशिश करते हैं। अब सॉलिड फॉर्म मतलब पाउडर फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं कि जो CO2 होता है ना, उसको इतना प्रेशर दे के ना एक कंटेनर में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और टेम्परेचर क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रहा नहीं, और प्रेशर अगर हमने रिड्यूस किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। अब जो हमारा CO2 था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, तो सॉलिड CO2, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। अब क्या होता है कि जब भी आग वगैरह लगता है तो बस क्या करते हैं हम लोग, उसको रिलीज कर देते हैं। तो जैसे ही वो एनवायरनमेंट में गया तो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में CO2 आ गया, और CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को काट देता है, और इस कारण से क्या होता है, आग बंद हो जाता है, ठीक है। तो ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमनली नोन एज ड्राई आइस, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। इट्स स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर। ये कुछ गड़बड़ लिखा गया है। ये ये मिसप्रिंट हो गया है, ये उल्टा है। क्या होता है सब्लिमेशन का उल्टा? पोजीशन, ठीक है। तो ड्राई आइस का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोगों ने ये सारा देख लिया, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली। तो ये क्या हो गया, ड्राई आइस, ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट चेक। कन्वर्ट 573 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, क्या होगा, 300, ओके, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? गैस। व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट? यस, तो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस।
तो एटमॉस्फेरिक गैस को हम कैसे लिक्विफाई करेंगे? अभी तो बताया कि प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। तो ठीक है, 573 केल्विन का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस, वाटर 250 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, वेपर में। तो ये किसके अंदर हो जाएगा? गैस या स्टीम के अंदर, ठीक है ना। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम intermolecular forces rather than increasing kinetic energy of particle and to liquefy atmospheric gas। तो हमें क्या करना होता है? प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, इवेपोरेशन, कपड़ा सुखाने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? when no external heat is provided। हीट तो प्रोवाइड होता है, अगर हीट नहीं प्रोवाइड होगा तो इवेपोरेशन कैसे होगा? यस, तो वहां पे इन्वायरमेंट से हीट मिल तो रहा है। अब आपने आइस को रखा इन्वायरमेंट के अंदर और वो हमने तो कोई हीट नहीं प्रोवाइड किया, बट स्टिल आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ तो हीट तो मिल रहा है ना उसको। सीधी सी बात है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? इवेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उससे पहले स्टार्ट हो जाता है, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो जाए गैस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे, उससे पहले जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर, वो सब क्या है? मेरा इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन बेसिकली एक सरफेस फेनोमेना होता है। क्या होता है? सरफेस फेनोमेना। अब चलिए देखते हैं इवेपोरेशन में होता क्या है। मैंने बोला कि बिफोर बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सोचेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट के पहले कैसे? चलिए देखिए, इस के अंदर जितना भी सामान है, अगर इन सारे सामान को खाली करना है तो हमें क्या करना होगा? इसको पलटना होगा। पलटेंगे तभी सारा सामान गिर जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब हमने इसके कुछ सामान को जो है ना के बाउंड्री पे रख दिया, के बाउंड्री पे रख दिया। अभी हम पलटना शुरू किए, अभी हम हल्का सा पलट रहे हैं और तभी ये सामान गिर गया, हमारा गिर गया ना। यस, तो बस इवेपोरेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। इवेपोरेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सर क्या हुआ कि जैसे हमने इसको हीट दिया, इन्वायरमेंट से जैसे ही इसने हीट एब्जॉर्ब किया, तो जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स था ना वो एक्साइटेड हो गया। जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स था वो क्या हो गया? एक्साइटेड हो गया। और जैसे ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आया तो सरफेस का जितना पार्टिकल्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सरफेस पार्टिकल्स जब गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। अब आप एक बात बताइए, प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई कपड़ा है उसको सुखाना है, तो आपने क्या किया? कपड़े को पूरी तरीके से मोड़ के और फिर रख दिया, तो वो कपड़ा सूखेगा फास्ट। क्योंकि आपने क्या किया? कपड़ा अगर जैसे इतना बड़ा सा ये कपड़ा है, ठीक है, आपने इसको एकदम छोटा सा बना दिया, तो आपने क्या किया कि उसका जो सरफेस पे जितने भी पानी थे तो वो आपने बिल्कुल क्या कर दिया? छोटा कर दिया। अब आपने फिर इसको क्या किया? फैला दिया। तो घर पे बहुत बार होता है ना, मम्मी लोग बोलती हैं कपड़ा फैला के डालो। क्यों कपड़ा फैला के डाला जाता है? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस पे जितने भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे? तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस के अंदर। ठीक है, और हमारा कपड़ा क्या होगा? सूख जाएगा। क्योंकि कपड़ा सुखाने का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाना। कपड़े में वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो आता है ना उस टाइम पे। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट
वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें पूरा का पूरा लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना लगता है, गैस के अंदर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो सब का सब हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन फास्ट कहाँ पे होगा, अब इवेपोरेशन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, यस और नो। देखिए व्हाट इज इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन इज द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। अनलाइक बॉइलिंग इट अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। कैसे होता है, तो पार्टिकल्स एट द लिक्विड सरफेस विद हायर काइनेटिक एनर्जी ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू वेपर। अब इसका जैसे एग्जांपल क्या हो गया कि क्लॉथ्स को ड्राई करना, ठीक है, तो इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। कौन कौन सा जो फैक्टर्स है वो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो यस ज़्यादा जल्दी फास्ट होगा। सरफेस एरिया, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, गर्मी के दिन में व्हाट यू डू, आप एक बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी लेके आइए, दोनों के अंदर 10 लीटर पानी है, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, धूप में रखना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। एक जो 10 लीटर का पानी है इसको आपने धूप में रखा एज इट इज, जो आप बकेट में लेके आए थे उसमें ही रखा, और जो दूसरा 10 लीटर पानी है उसको आपने क्या किया, फ्लोर पे स्प्रेड कर दिया, तो ऊपर छत पे क्या किया आपने, स्प्रेड कर दिया। कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, स्प्रेड है, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया आपने क्या किया है, बढ़ा दिया। अभी इसका सरफेस एरिया इतना ही है, आपने क्या किया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना फास्ट इवेपोरेशन, ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी जो होता है वो इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन को या डिक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जैसे जो हमारा एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स में स्पेस है, तो उस स्पेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अच्छा, जस्ट लेट मी नो कि जो हॉट एयर होता है और जो कोल्ड एयर होता है, दोनों में ह्यूमिडिटी किस में ज्यादा होगा, कोल्ड एयर में या हॉट एयर में, हॉट एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा या कोल्ड एयर में, हॉट एयर में। हॉट एयर जो होगा वो दूर दूर रहेगा, ज्यादा दूर दूर रहेगा, तो जो ज्यादा दूर दूर रहता है तो वहां पे क्या होता है कि उसके बीच में स्पेस ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, एयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उसके बीच में फिट हो जाता है। जो कोल्ड एयर होता है वो थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होता है, वो पास पास रहता है, तो उसमें वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स उतना नहीं हो पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ठंड के समय में मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपनी स्किन पे, है ना, लेकिन गर्मी में हम लोग मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं अपनी स्किन पे। क्या डिफरेंस है, समझ आया, कि जब ठंड आता है तो हम लोग मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ठंड में क्या है, कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर में क्या है, वाटर में वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बहुत कम है, न के बराबर है। तो इस कारण से हमें क्या होता है, इचिंग होता है, तो हमें वाटर चाहिए होता है, तो हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं। लेकिन गर्मी में मॉइस्चराइजर लगाते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। इस कारण से हमें क्या होता है, गर्मी में मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। गॉट इट। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अब जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे, इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा कि कम होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब ही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला और यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी है, तो पहले ये वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म होगा तब तो ये सरफेस वाला वाटर मॉलिक्यूल्स जाएगा ना। तो अगर जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन, ठीक है। और विंड स्पीड, तो विंड स्पीड जितना हाई होगा उतना क्या होगा, इवेपोरेशन हमारा फास्टर होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं, सरफेस एरिया, विंड स्पीड हमने बढ़ाया, इवेपोरेशन क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया, इवेपोरेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब हाउ इवेपोरेशन कॉजेज
कूलिंग, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे करता है, क्या होता है इवेपोरेशन, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कैसे होता है? यस, गुड। जैसे होता क्या है कि इवेपोरेशन, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, गर्मी के समय में हम लोग मटका में पानी रखते हैं, है ना, या फिर स्वेटिंग होता है। तो स्वेटिंग के समय क्या होता है कि जैसे पहले मटका का एग्जांपल लेते हैं, पानी का, लोगों ने मटका में पानी रखा, तो मटका का जो पानी होता है गर्मी के समय में वो क्या हो जाता है, बहुत ठंडा होता है। अब ठंडा क्यों होता है? तो होता क्या है कि जो मटका होता है इसमें क्या होता है, पोर्स होता है। तो इस पोर्स में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल होता है ना, ये क्या हो जाता है, ये इवेपोरेट होता है। तो ये इवेपोरेट कैसे होगा, तो आसपास का जो एनर्जी है, आसपास का जो हीट है, वो हीट एनर्जी इसको यहाँ पे दिखता है, और जैसे ही हीट एनर्जी यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो आसपास का जितना भी एनर्जी था, हीट एनर्जी था, वो हीट एनर्जी क्या हो गया, वैनिश हो गया, और इस कारण से यहाँ पे क्या फील होता है, कोल्ड। तो इस कारण से जो मटका का पानी होता है ना, वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। यही चीज होता है गर्मी में, जब हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, तो जब हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है कि जब कॉटन के कपड़े में क्या होता है, पोर्स होता है, ठीक है। तो उस पोर्स में क्या होता है कि जो भी स्वेट होता है वो क्या होता है, पोर्स पे आ जाता है, और उसके कारण से आसपास में जो भी एनर्जी है, जो भी हीट एनर्जी है, वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो फिर जो सराउंडिंग होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी में हमें कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। तो बॉडीज कूलिंग सिस्टम, डिजर्ट कूलर, कूलर होता है ना जो घर में हम लोग यूज करते हैं, तो उसके पीछे देखते हैं क्या लगा रहता है कूलर में, कूलर के पीछे क्या लगा होता है, नहीं देखा क्या? हाँ, एक ऐसा ग्रास टाइप लगा रहता है ना, और उस पे लगातार पानी डलते रहता है। तो क्यों डलता है? अरे तो उससे कूलिंग क्यों? तो उस पे जैसे ही वहां पे पानी टकराता है ना उसको, उस ग्रास से, तो क्या होता है कि वो सरफेस पे आता है, और जब सरफेस पे आता है तो वहां पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फैन भी रन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये भी देखा है ना कि जो रेट विंड का स्पीड होता है वो इवेपोरेशन के रेट को क्या करता है, फास्टर करता है। तो वहां पे हम लोग फैन रन कर रहे हैं और साथ ही साथ इवेपोरेशन बहुत फास्ट हो रहा है। इस कारण से हमें क्या मिलता है, वो जो एयर होता है वो कोल्ड हो जाता है। यही चीज होता है अर्देन मटका पॉट, जिसको हम लोग मटका बोलते हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग में भी सेम चीज होता है कि गर्मी के समय में क्या होता है, हम लोग छत वत पे पानी डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वहां पे का जो भी हीट होता है ना, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो क्या होगा, इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, तो आसपास का हीट खत्म, बस ठंडा ठंडा लगने लगेगा। ठीक है। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? क्यों, क्या? बिकॉज, क्योंकि ड्राई एयर जो होता है वहां पे क्या होता है, ड्राई मतलब जिसमें बिल्कुल भी क्या नहीं है, वाटर कंटेंट नहीं है। यस। वाई डज आवर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन इट? जब हम लोग एसीटोन डालते हैं तो क्या होता है, इवापोरेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्विकली टेकिंग हीट फ्रॉम द स्किन। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी शुड वियर इन समर? कॉटन। द रीजन यू ऑल नो वेल। अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये बचा है कि वाट, जब कोई ठंडा पानी है, अगर इसके अंदर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिया, जो शीशा का ग्लास है इसके अंदर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स डालते हैं, तो देखते हैं ना कि शीशे के ग्लास पे क्या होता है, या स्टील का भी ग्लास क्यों ना हो, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। क्यों बनता है वाटर ड्रॉपलेट्स? क्योंकि, यस, क्योंकि क्या होता है कि अंदर का जो टेम्परेचर होता है बहुत कूल होता है, अंदर का टेम्परेचर बहुत कूल होता है, तो वो जो टेम्परेचर होता है ये इसके वॉल पे भी आ जाता है, और आसपास में जो यहाँ पे एयर के अंदर
ये सब गैस है ना आसपास में, ये सारा गैस है। तो जो गैस होता है, जो आसपास का गैस होता है, वो किससे टकराएगा? इस वॉल से टकराता है, इस वॉल से टकराएगा। और वॉल से टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कम की ज़्यादा? कम है। तो जब टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट, सॉरी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। यही तो हो रहा है यहाँ पे, कारण से ऐसा हमें दिखता है। ठीक है। तो व्हेन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, the air around such contain water vapor. When this vapor comes in contact with a cold surface, it loses energy. The vapor particles slow down and comes close together. They change from gaseous to liquid state condensation. अब जैसे चाय होता है, तो अब अगर हम लोग इस कप में अगर चाय पी रहे हैं तो ये ज़्यादा गर्म रहता है, तो बहुत बार क्या होता है कि लोग उसको सॉसर में डाल के पीता है। सॉसर में डालने से क्या होता है कि हम जो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा और जल्दी से चाय ठंडा हो जाएगा। अब ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये इसका समरी है। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। चैप्टर के अंदर बस ये हमें याद रखना है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, और उसका सिंबल के, लेंथ का मीटर एम, मास का किलोग्राम केजी, वेट का न्यूटन एन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और प्रेशर पास्कल। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, टेम्परेचर कन्वर्जन मैंने बता रखा है कि कैसे होता है। ये कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू क्वेश्चंस है, जैसे व्हाई डू नैप्थलीन बॉल डिसअपियर ओवर टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड? यस, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? अरे नहीं, आइस एब्जॉर्ब हीट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना कूल करने में, क्योंकि सेम 273 केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है। तो अगर हमें किसी चीज़ को ठंडा करना है तो हमें क्या करना होगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें या आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें? आइस, क्योंकि जो वाटर होगा इसके अंदर ऑलरेडी लेटेंट हीट है, क्योंकि तो इसमें कन्वर्ट हो गया है ना। समझ आया? तो आइस एब्जॉर्ब हीट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? अब बॉइलिंग वाटर वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों से हमारा हाथ किससे ज़्यादा फास्ट जलेगा? वाटर से नहीं, स्टीम से जलेगा। वाटर से नहीं जलेगा, स्टीम से जलेगा फास्ट। क्यों जलेगा? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी है। एनर्जी किस में ज़्यादा है? स्टीम में। क्यों? क्योंकि हम लोग लगातार 100 डिग्री सेल्सियस से जब एनर्जी दे रहे हैं तो ये एनर्जी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और ये टेम्परेचर तो सेम है। तो एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, लेटेंट हीट के फॉर्म में स्टीम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। तो जो ज़्यादा एनर्जी वाला पार्ट होगा वो ज़्यादा घातक वार करेगा ना, जिसके अंदर कम एनर्जी होगा वो कम वार करेगा। तो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा खतरनाक होता है स्टीम। अब समझ में आया? Why is an iron almirah solid at room temperature? Both B and C. Now this chapter is over. In the next class we are going to do the next chapter. Till then you people have to revise this group activity. You have to do this group activity also and you have to revise in between. Here these are some concept check, final review. So I will just provide these PDF and
you can just revise. If there exists any doubt, you can just let me know. These are the real world connection. जैसे रेफ्रिजरेटर जो आता है वो हमारा कैसे काम करता है, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। ओके ओके, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।